हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के साथ कब कब पूछे हैं 2014 में, 17 में एंड 22 में। तो देखिए 3 साल यूपीएससी जब इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये टॉपिक हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। नंबर फर्स्ट जो 2014 के अंदर पूछा गया, एनालाइज द पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ इम्पोज्ड बाय अ लार्ज कंट्री ऑन इट्स इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। Second, the consumption and production effect of a tariff for a commodity depends upon the elasticities of demand and supply respectively discuss। देखिए जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाली क्लास में देख रहे थे, तो हमने वहां पे किसकी बात की थी कि जब भी टैरिफ इंपोज होगा, टैरिफ इंपोज होने की वजह से क्या हो रहा था। इफेक्ट्स में हमने क्या देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की, एक कंजप्शन इफेक्ट था, एक प्रोडक्शन इफेक्ट था, रेवेन्यू इफेक्ट था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इफेक्ट को उन्होंने डायरेक्टली पूछा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने वही पूछा कि टैरिफ की वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट और कंजप्शन इफेक्ट को आप लोग एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ। इट मींस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बात किसके ऊपर हो रही है, पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट के ऊपर बात हो रही है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ के ऊपर बात हो रही है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन में फिर अगेन उन्होंने डायरेक्टली लिखा, अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस द रेवेन्यू एंड कंजप्शन इफेक्ट ऑफ टैरिफ। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये जो तीनों क्वेश्चन है ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। देखिए अब हम एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास के अंदर, पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ के अंदर। जब मैंने आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ वाली क्लास में बताया था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कब, जब हमारे जो कंट्री है इनटू कंसीडरेशन दैट इज अ स्मॉल नेशन। जब हम बोलते हैं कि हमारी जो नेशन, हम जो जिस नेशन की बात कर रहे हैं दैट इज अ स्मॉल नेशन, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो नेशन है आपका दैट इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर से क्या मतलब है हमारा कि इट कैन नॉट ऑल्टर द ग्लोबल प्राइसेस। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डज नॉट चेंज। और आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई थी कि रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी भी में भी इस चीज का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब देखिए हमने क्या बोला था इसके बाद कि टैरिफ लगेगा। जब टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगाने की वजह से होगा क्या, जब किसी कोई भी प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है हम उस पर टैरिफ लगा देंगे तो होगा क्या, टैरिफ की वजह से होता था प्राइस राइज। और जब भी प्राइस राइज होता है तो आप लोगों को क्या पता है, एक तो हम लोग क्या किसकी बात करेंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, और प्रोटेक्शन मिलने की वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोडक्शन और प्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो प्रोडक्शन और प्रोटेक्टिव इफेक्ट की जब भी हम बात करेंगे, आपके दिमाग में क्विकली क्या आना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई अब प्रोड्यूस करेगी एज कंपेयर टू बिफोर टैरिफ इम्पोजिशन सिचुएशन। अब क्या होगा, अब ये इंडस्ट्रीज ज्यादा सप्लाई कर रही हैं गुड्स को। क्लियर। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या देखना था, कंजप्शन इफेक्ट। जैसे ही प्राइस राइज होता है आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंजप्शन इफेक्ट में हम यही बोलेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड अब क्या होगी, कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड याद करिए। फिर मैंने आप लोगों को इसके अलावा क्या बताया था कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, जब भी टैरिफ लगेगा गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू अर्न करेगी। रेवेन्यू जब गवर्नमेंट अर्न करती है दैट इज रेवेन्यू इफेक्ट। क्लियर। फिर हम लोगों ने बीओपी इफेक्ट देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, और इसके अलावा आप लोगों को मैंने क्या बताया था, डेड वेट लॉस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हमने वहां पे देखा था। क्लियर। तो अब आई होप आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था।
अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो एक बार मैं वापस आप लोगों को बोलूंगी कि जो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की क्लास है तो उसको भी देखिए, एक तो डिटेल्ड क्लास मिलेगी, एक क्विक रिवीजन वाली क्लास मिलेगी, दोनों को देखिए, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2022 में पूछा गया है, अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस द रेवेन्यू एंड कंजप्शन इफेक्ट ऑफ टैरिफ। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने किया यूपीएससी ने कि आपको क्या करना है, आपको रेवेन्यू इफेक्ट देना है और आपको कंजप्शन इफेक्ट देखना है। हम लोगों ने क्या किया था क्लास के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग किसका केस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंट्री केस। तो यहाँ पे भी हम वही चीज बोलेंगे कि हमारा जो केस है दैट इज ऑफ अ स्मॉल कंट्री। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। आप लोग क्या बताएंगे कि टैरिफ के बाद क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया। ठीक है, डी एंड एस रिप्रेजेंट्स व्हाट, डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व, और दिस, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एम। तो मैंने बोला OM क्या है मेरी, OM इज द वर्ल्ड सप्लाई कर्व। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ही टैरिफ लगा, टैरिफ लगते ही प्राइस कितना हो गया, फ्रॉम OP टू OP1 प्राइस हो गया। प्राइस की वजह से क्या होगा, पहले हम कितना कंजप्शन कर रहे थे, OQ1 कंज्यूम कर रहे थे, नाउ डोमेस्टिक डिमांड कितनी होगी, इट फॉल्स टू OQ2। तो ये जो फॉल इन द कंजप्शन आपको दिखा, दिस इज कंजप्शन इफेक्ट। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, मैं इसका राइट अप भी आपको दूंगी, तो आपको पता चल गया दिस इज कंजप्शन इफेक्ट। फिर हम लोगों ने क्या बताना है, रेवेन्यू इफेक्ट। जैसे ही आपका क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ हम कितना, पहले हम इंपोर्ट कितना कर रहे थे, पहले हम OQ3 डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, और रिमेनिंग दैट इज Q1 Q3 हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। बट अब क्या हुआ, जैसे ही टैरिफ लगा, तो टैरिफ लगने के बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे आगे प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गए। तो नाउ हमारी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज होगी, OQ4 जो ये Q3 Q4 है, जो राइज इन प्रोडक्शन है, दैट इज व्हाट, प्रोटेक्टिव इफेक्ट और प्रोडक्शन इफेक्ट। अगर आप आपको एग्जाम में रेवेन्यू की जगह प्रोटेक्टिव इफेक्ट और प्रोडक्शन इफेक्ट आए तो आप तब भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वापस समझा दिया। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ, पहले अब हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, नाउ Q3 Q4 हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी होगी, OQ4। लेकिन अब हमारा इंपोर्ट कितना रहा, आउट ऑफ टोटल OQ2, OQ3 हमारा क्या है, सॉरी OQ4 क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो रिमेनिंग Q3 Q4 हमारा क्या है, दिस इज इंपोर्ट। तो रेवेन्यू इफेक्ट हम कैसे मेजर करते हैं, रेवेन्यू आप कैसे करते हो, अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी दैट इज Q4 Q2 मल्टीप्लाई बाय टैरिफ इम्पोज दैट इज PP1 Q4 Q2, और ये चीज LN बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू LN मल्टीप्लाई बाय P1P। तो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स व्हाट, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज रेवेन्यू इफेक्ट। क्लियर। तो अब आपको मैं एक मॉडल आंसर दिखा रही हूँ, तो प्लीज उसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मॉडल आंसर देखिए, partial equilibrium analysis of a tariff refers to the examination of an impact of a specific tariff on a particular market, holding all other factors constant. ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जहां पे हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा है, तो वहां पे भी जब आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहां पे भी ये प्लीज ये वाला पैराग्राफ ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जहां लिखवाया था, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन, हमने स्मॉल कंट्री केस लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्लीज ये वाला पैराग्राफ ऐड कर लेना वहां पे। ठीक है, partial equilibrium analysis of a tariff refers to the examination of the impact of a specific tariff on a particular market, holding all other factors constant. This approach allows for the isolation of the effects of the tariff on supply, demand and prices within a specific market. Let's assume that a country is small and imposes tariff on imported commodity. फिर मैंने क्या किया, वही वाली डायग्राम बनाई है जो हम लोगों ने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे बनाई है, तो ये डायग्राम भी आप लोगों को बनानी है।
फिर हम लोगों ने कंजप्शन इफेक्ट एक्सप्लेन किया एंड रेवेन्यू इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। कंजप्शन इफेक्ट को रीड आउट करिए। द कंजप्शन इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ इज द रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द imposition of tariff. This is shown in figure as after the imposition of tariff, price of the imported commodity rises from OP to OP1, which results into fall in quantity demanded from OQ3 to OQ2. ठीक है, एंड देन रेवेन्यू इफेक्ट, ड्यू टू द imposition of tariff the government will earn revenue equal to the amount of tariff imposed multiplied by the quantity imported. This is reflected in the figure where government, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, is earning revenue equal to the amount represented by area. तो एरिया आप लोग देख लेना, वो एक रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशन आई थिंक MNAB है, लेकिन स्टिल आप लोग एक बार चेक कर लेना डायग्राम को, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने 2022 वाला देखा। अब यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन पढ़िए। द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ अ टेरिफ फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका कंजप्शन इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लाइकली वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोच क्या रहने वाली है कि जब हम कंजप्शन इफेक्ट शो करेंगे हमें क्या शो करना है कि हमारी इलास्टिसिटी वेरी कर रही है। एक केस हम लेंगे जहां पे हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगी, और एक केस पे क्या होगा, इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। तो हम देखेंगे कि जब हमारा इलास्टिक डिमांड कर्व है तब अगर एट दैट टाइम हम टैरिफ इंपोज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा कंजप्शन कितना फॉल करेगा, क्योंकि कंजप्शन इफेक्ट तो क्या होता है कि हमारा कंजप्शन किस अमाउंट से फॉल कर रहा है, यही होता है। तो और हम साथ में क्या देखेंगे कि जब हमारी डिमांड कर्व इन इलास्टिक है एट दैट टाइम हमारा जो कंजप्शन है वो किस रेट से फॉल करता है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या आता है, क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, दिस इज व्हाट डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज द वर्ल्ड सप्लाई कर्व, यही डायग्राम होती है। बट यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने इलास्टिसिटी का इंपैक्ट देखना है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे दो डिमांड कर्व्स बनेंगी, एक इन इलास्टिक एंड एक इलास्टिक। हम ये बोलेंगे एक हमारी डिमांड कर्व ये है जहां पे बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ हम कितना डिमांड कर रहे हैं, OQ1। अब हमें दिखाना क्या है कि इलास्टिक डिमांड कर्व होते हुए जब टैरिफ इंपोज किया जाएगा तब कितनी डिमांड कम हो रही है और इन इलास्टिक के टाइम कितनी डिमांड कम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे चाहे हमारी इलास्टिक डिमांड कर्व हो चाहे इन इलास्टिक डिमांड कर्व हो, अब बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ हमारी जो मार्केट के अंदर डिमांड थी दैट इज OQ1। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक और डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है, ठीक है। और डिमांड कर्व हमारी कहाँ से पास होनी चाहिए, हमारी डिमांड कर्व इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्यों इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, हमारी एजम्पशन रहेगी कि बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ जो मार्केट में डिमांड थी दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, OQ1। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जब हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, फ्लैटर होती है, ठीक है। जब हमारी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस की तरफ टेंड कर रही है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाली जो डिमांड कर्व है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है और ये वाई एक्सिस को, ठीक है। जब हमारी डिमांड कर्व फ्लैटर होगी, जैसे हमारी ब्लैक वाली लाइन है, हम क्या बोलते हैं कि हमारी डिमांड कर्व क्या है, दैट इज इलास्टिक, कंपैरेटिवली इलास्टिक। और जब रेड लाइन की तरफ है दैट इज स्टीप, तब हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज इन इलास्टिक। क्लियर? तो अगर आपको भी डायग्राम बनानी है जैसे हम ISLM में भी करते हैं, तो हमारी स्टीप का मतलब हमेशा क्या होता है, इन इलास्टिक, और फ्लैट का मतलब इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D2 हमारी क्या है, D2 इज कंपैरेटिवली इलास्टिक, और D1 क्या है, दैट इज इन इलास्टिक। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बोला कि पहले जैसे ही टैरिफ इंपोज नहीं हुआ था, OQ1 क्या थी, हमारी मार्केट डिमांड थी। जैसे ही टैरिफ इंपोज हुआ हमारा प्राइस क्या हो गया, फ्रॉम OP टू OP1, यही हो गया। अब देखिए हमारे पास जब हमारा प्राइस OP1 हुआ, पहले एक डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करो, वर्ल्ड यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। हमने बोला कि जैसे ही टैरिफ इंपोज हुआ और हम कौन सी कर्व में है, D2 पे, D2 कर्व में जब हो, इसका मतलब जब आप ज्यादा इलास्टिक कर्व में हो, आपकी डिमांड कितनी कम हुई,
फ्रॉम OQ1 टू OQ3। बट जैसे ही हम कहाँ की बात करेंगे, D1 की, दैट इज इन इलास्टिक कर्व की, हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं कहीं। इसका मतलब आप कहाँ से आए, OQ1 से OQ2। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इलास्टिक कर्व में होते हैं तब हमें कंजप्शन कर्व क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा तेजी से कम होती है। OQ1 टू OQ3 हुई हमारी इलास्टिक के केस में, लेकिन जब हम इन इलास्टिक पे है तब हमें कंजप्शन इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। अब हम OQ1 से कहाँ आए, OQ2 में। क्लियर। अब ये तो हमारा हो गया कंजप्शन वाला। नाउ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने बोला दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज द वर्ल्ड प्राइसेस। अब हमने क्या देखना है, हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इलास्टिक और इन इलास्टिक का केस किया, यहाँ पे भी हम वही केस करेंगे। अब देखिए फिर से मैंने क्या किया, मैंने एक ही पॉइंट पे उसको किया, क्योंकि हमने क्या, हम वापस से क्या एज्यूम कर रहे हैं, चाहे हम इलास्टिक कर्व में है चाहे हम इन इलास्टिक कर्व में है, प्रोडक्शन हमारी फिक्स्ड है। प्रोडक्शन हमारी कितनी है, सपोज प्रोडक्शन हमारी है OQ1। देखिए जैसे ही टैरिफ इंपोज हुआ प्राइस बढ़ेगा। अब हम कहाँ पे आ गए, OP1 पे। अब देखिए अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक कर्व ये है। अब यहाँ पे भी आपको मैं पहले ही बता दूं, S1 हमारी क्या है, S1 इज इन इलास्टिक क्योंकि स्टीप है। S2 क्या है, हमारी रिलेटिवली इलास्टिक। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हमने बोला कि हम अगर S1 कर्व में है और हमारा प्राइस राइज हो गया बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बट कितनी हो रही है, OQ1 टू OQ2। पहली बात क्लियर। अब जैसे ही हमने देखा कि अब हम कहाँ पे हैं, S2 पे, अब हम कहाँ पे आए, यहाँ पे आए। इसका मतलब अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो OQ1 टू OQ3 हो जाएगी। इसका मतलब जब आपकी सप्लाई कर्व रिलेटिवली इलास्टिक है तो क्या होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट इज मोर देन द इन इलास्टिक कर्व। क्लियर यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब हम मॉडल आंसर देखेंगे। Elasticity of demand and supply has an impact on the consumption and production effect of tariff. यहाँ पर respectively लिख लेना। We can see this by using the following diagrams. पहला consumption effect मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, D1 और D2 है, जहां पे हमारी D1 क्या है, D1 is steep। steep का मतलब inelastic। और D2 हमारी क्या है, D2 is flat, इसका मतलब relatively elastic। फिर हमने क्या किया, कंजप्शन इफेक्ट को बताया एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट राइजेस एंड क्वांटिटी demanded falls. This is consumption effect of tariff. In the figure we have two demand curves, D1 and D2. D2 is more elastic after the imposition of tariff with D2 demand curve, that is elastic demand curve, the quantity demanded reduced from OQ1 to OQ2, which is more than the quantity reduced with inelastic demand curve, that is D2। ठीक है। फिर प्रोडक्शन इफेक्ट के लिए भी हमने डायग्राम बनाई, जहां पे हमने बोला S1 एंड S2 दो सप्लाई कर्व है। S2 क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, और S2 क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, आप लोगों को स्टीप और फ्लैट को देखना है। फिर हमने वही लिखा, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ प्राइस राइज फ्रॉम OP टू OP1 with inelastic supply curve, that is S2, the production increases from OQ1 to OQ2, while with elastic supply curve S1 the production increases from OQ1 to OQ3। therefore due to the increase in prices with elastic supply curve, production will increase more than the inelastic supply curve, thus consumption effect of tariff is more for elastic demand while production effect is more for elastic supply। तो आपको जनरली पता चल गया कि हमारा कंजप्शन इफेक्ट भी किसके लिए ज्यादा होता है, इलास्टिक डिमांड कर्व के लिए, और प्रोडक्शन इफेक्ट भी किसके लिए होता है, इलास्टिक सप्लाई कर्व के लिए। ठीक है, क्लियर हुए दो क्वेश्चन।
अब आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ अ टैरिफ imposed by a large country on its imports in terms of consumer surplus। देखिए हम लोगों ने जो जब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी पढ़ा तो हम लोगों ने जो केस किया दैट इज ऑफ स्मॉल कंट्री केस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दिया, यूपीएससी ने ट्विस्ट कर दिया, उन्होंने आप लोगों से पूछा लार्ज कंट्री केस। और मैं आप लोगों को बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेल्वेटोर से ही आया हुआ है, चैप्टर 8 का अपेंडिक्स है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन पे जब हम लार्ज कंट्री की बात करेंगे या स्मॉल कंट्री की बात करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली बात, यहाँ पे जो फर्क आ रहा है दैट इज ऑफ सप्लाई कर्व ओनली, ठीक है, फॉरेन कंट्री की सप्लाई कर्व। देखिए जब हमने बात की स्मॉल कंट्री की, तो आप लोगों को अभी तक तो डायग्राम याद होनी चाहिए। दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द होम कंट्री एंड दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आप कहना चाहें। तो हम क्या देख रहे थे, हम वहां पे देख रहे थे कि जो सप्लाई कर्व है फॉरेन कंट्री की इन केस ऑफ स्मॉल कंट्री केस, तो वो क्या है, दैट इज इलास्टिक, दैट इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लार्ज कंट्री पे वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। क्यों हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, एनी आइडिया? जब हम स्मॉल लार्ज कंट्री की बात करेंगे तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो लार्ज कंट्री है वो क्या करेगी, अगर उसको सप्लाई वर्ल्ड से इंपोर्ट ज्यादा कराने हैं तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा प्राइसेस पे करेगी। ज्यादा प्राइस अगर ऑफर करेगी टू द फॉरेन कंट्री, तो वो क्या करेगी, फॉरेन कंट्री उसको ज्यादा सप्लाई देगी या नहीं देगी। तो इसका मतलब जो लार्ज कंट्री है दैट हैज द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे उसकी सप्लाई कर्व कैसी आएगी, इस तरीके की। क्लियर? यहां तक आप लोगों को पता चला, दैट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, दैट इज इस तरीके की डायगोनल हमारे पास लाइन है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉरेन कंट्री और होम कंट्री की सप्लाई कर्व बताऊंगी, क्योंकि डिमांड कर्व तो एज इट इज रहेगी, और डिमांड हमें कहाँ देखनी है, होम कंट्री पे, क्योंकि इंपोर्ट तो आप ही लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सप्लाई कर्व देखना है, और रेस्ट कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से देखिए। और एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो होम कंट्री है और फॉरेन कंट्री है, उनकी सप्लाई कर्व में इलास्टिसिटीज का डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस मैटर करती है, और इलास्टिसिटी आप लोगों को पता है इट डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स। तो वहां पे जब दोनों कंट्रीज के अंदर कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस में ही फर्क है, तो सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटीज में भी फर्क होगा। तो सपोज दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द होम कंट्री। पहली बात, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन कंट्री। मैंने विजिबल आपको बता दिया कि दोनों में मैंने क्या बनाया, दोनों में इलास्टिसिटीज का डिफरेंस रखा है। और हमें क्या करना है, हमारी जो सप्लाई आएगी दैट इज फ्रॉम होम कंट्री एज वेल एज फॉरेन कंट्री। तो हम क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे किसका, इन दोनों की सप्लाई कर्व्स का। और जब मैंने बोला कि इलास्टिसिटीज में फर्क है, इसका मतलब जो हमारी क्या आने वाली है, सप्लाई कर्व का समेशन आएगा, वहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इस तरीके से लाइन नहीं होगी, लाइन कैसी होगी, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, दोनों में आपको एक फर्क दिख रहा है, तो एस एफ प्लस एच। क्लियर यहां तक? अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए अब आप लोगों को डायग्राम तो समझ आ गई कि किस तरीके से हमारी डायग्राम होगी। दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस, दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द होम कंट्री, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द होम कंट्री। और हमें इसके साथ क्या करना है, वर्ल्ड प्राइस लेवल शो करना है, वर्ल्ड सप्लाई कर्व शो करेगी। और दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन प्लस होम कंट्री, ठीक है, दिस इज द टोटल सप्लाई कर्व। अब देखिए हमने बोला ये सप्लाई कर्व हमारी कब है, जब हम फ्री ट्रेड करें, मतलब हमने कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया। जब हम यहाँ पे है एट दैट टाइम, हमारा जो डिमांड क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में दैट इज OQ1, और टोटल सप्लाई कितनी है एट दैट टाइम, टोटल सप्लाई भी हमारी क्या है, OQ1, क्योंकि एस एफ प्लस एच वाली डिमांड कर्व में आप, सॉरी सप्लाई कर्व में आप हैं। तो दिस इज द टोटल सप्लाई एंड दिस इज द टोटल डिमांड। अब देखिए हमने बोला एट प्राइस ऑफ P1, जो बिफोर टैरिफ इंपोजिशन का प्राइस है, उस समय क्या है, उस समय OQ1 टोटल डिमांड है मार्केट के अंदर, एंड OQ1 इज द टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी।
यहाँ तक क्लियर? अब जैसे हम स्मॉल कंट्री केस में करते थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें से बताएंगे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी हो रही है और फॉरेन से हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, होम कंट्री की सप्लाई कर्व में। तो यहाँ पे देखो, हमने बोला आउट ऑफ दिस OQ1 जो हमारा OQ2 है दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और रिमेनिंग Q1 Q2 हमारा क्या है, दैट दिस इज इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने टैरिफ को इंपोज करना है। जब हम टैरिफ को इंपोज करेंगे तो एस एफ प्लस एच क्या होगी, दिस कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स। हमने सपोज किया हमारी कर्व शिफ्ट होगी यहाँ पे, जब हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या, एस एफ प्लस एच प्लस टी, मतलब आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए इट मीन्स प्राइस भी क्या बढ़ेगा आपका, तो प्राइस आपका क्या हो गया, फ्रॉम P1 टू P2 हमारा प्राइस हो गया। नाउ अब आपको कंजप्शन इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम OQ1 अब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना हो गया, OQ3। क्लियर? अब मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, एसएच कर्व पे ही होगी, Q4 पे। इसका मतलब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा फ्रॉम OQ2 टू OQ4। तो यहाँ दिस इज प्रोटेक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंजप्शन इफेक्ट भी बता दिया और प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी बता दिया। क्लियर? तो आप देखिए, एंड रेवेन्यू अगर आप लोगों को कोई बताए, रेवेन्यू कितना है हमारा, ABCD, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज रेवेन्यू। ठीक है, ये वाला, ये हमारा रेवेन्यू। बट हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन पे रेवेन्यू नहीं बताना, हमें कंजप्शन इफेक्ट नहीं देखना, हमें प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें कंज्यूमर सरप्लस पे देखना है। तो देखिए, जैसे आपको स्मॉल कंट्री केस याद होगा तो मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था, जब भी टैरिफ लगेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, फॉल करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको मार्क कर लें M, ठीक है, तो जब टैरिफ नहीं लग रहा तो आप लोग मुझे बताइए कंज्यूमर सरप्लस कितना एंजॉय कर रहे हैं, P1MN। P1MN was the consumer surplus before the imposition of tariff। बट जैसे ही टैरिफ लगा तो हम लोगों ने क्या देखा, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स नाउ कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब हमें नुकसान कितना हुआ कंज्यूमर सरप्लस का, हमें नुकसान हुआ P2 P1 NB। मतलब अगर मैं इसको मार्क करूं, हमारा जो नुकसान हुआ कंज्यूमर सरप्लस का वो कितना है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, योर लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आप लोगों को अगर अब आप लोगों को समझ आया हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब हम लार्ज कंट्री की बात करेंगे सिर्फ सप्लाई कर्व पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी और एनालिसिस भी आपका सेम रहेगा। क्लियर? अब मॉडल आंसर देखेंगे। अब मॉडल आंसर देखिए, कंज्यूमर सरप्लस की सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी, कंज्यूमर सरप्लस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे एंड द प्राइस दैट they are willing to pay. The partial equilibrium effect of tariff imposed by a large country on its imports in terms of consumer surplus can be analyzed through this diagram। जो मैंने आप लोगों को डायग्राम समझाई वही डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम दो चार लाइनों में इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द फिगर वी आर एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर सरप्लस बाय कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन ओनली वन कमोडिटी with free trade quantity demanded and supply are equal to OQ1। Let's say a tariff of amount P1 P2 is imposed. With the imposition of tariff, now quantity demanded falls to OQ3, leading to a fall in consumer surplus। Initially consumer was enjoying surplus equal to P1MN, but now it falls to P2MB, resulting into fall in consumer surplus of P1 P2BN। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या पता चला कि हम लोगों ने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ऊपर 3 क्वेश्चंस किए। इलास्टिसिटीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप लिख सकते हैं। लार्ज कंट्री केस आएगा तो भी लिख सकते हैं, स्मॉल कंट्री केस पे आएगा तब भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को यूपीएससी अलग अलग से पूछता है रेवेन्यू इफेक्ट, प्रोडक्शन इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट, आप लोग फिर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए क्या असाइनमेंट है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, फिर हमें डायग्राम बनानी है एंड डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप लोग अब क्या करना है कि आपने डायग्राम बनानी है, आपने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए ताकि आप लोगों का खुद का ग्रुप बने। और आप लोग, अगर आप लोगों को एक किसी से क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग आपस में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चन राइटिंग पे, तो आप लोग प्लीज शेयर करिए अपने प्रॉब्लम्स। टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे भी शेयर कर सकते हैं। Thank you for watching and please like, share, subscribe and comment. Your support is extremely important, so please subscribe.